राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का 1757 से 1947 तक का वो कालखंड जब क्रांतिवीर वीरांगनाएं देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे थे। हाँ, 592 आप तक पहुंच चुकी हैं वीडियोस। उन अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात लोगों को मैं आपके सामने ला रहा हूं, उन हुतात्माओं को, उन नायक नायिकाओं को जिन्होंने स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहूत कर दिया, लेकिन उन किसी का भी नाम इतिहास में नहीं। इतिहास में नाम भी लाएंगे और इन प्रेरणा केंद्रों को, इन पूर्वजों को, इन पुरखों को, इन शौर्य और वीरता के नए नए पृष्ठ लिखने वालों को श्रद्धांजलि भी देंगे और सबको स्मरण भी कराएंगे। चलिए उसी दिशा में ऐसे अल्पज्ञात और पूर्ण रूप से अज्ञात लोगों की एक लंबी श्रृंखला के साथ आज कुछ नाम। मुख्य रूप से तो आज नाम श्री जसवंत सिंह का है, लेकिन भाई उनके साथ जो 2-3 साथी उस राह पर चल करके वैसे ही कुर्बान हो रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, उनका नाम भी तो हमको स्मरण करना ही पड़ेगा। चलिए चलते हैं आज एक अलग तरह की कहानी, अलग तरह का सारा कारनामा, और ये एक एपिसोड में नहीं होगा, कल ये फिनिश हो पाएगा। लेकिन चले आज की यात्रा देखें। शादी के पश्चात प्रथम मिलन पर ही श्री जसवंत सिंह की अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ अनबन हो गई। सहज और परंपरागत रीति के अनुसार जब नवपरिणीता ने कहा था कि आप जैसा पति प्राप्त करना मेरे लिए किसी भी सौभाग्य से कम की बात नहीं है। हाँ, इसके लिए जसवंत सिंह ने जो कुछ कहा, जो उत्तर दिया, वो सुनिए जरा क्या था। उसने अपनी पत्नी के सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। क्या बोला जसवंत सिंह, क्या बोला? मैं कह नहीं सकता कि मुझ जैसा पति पाना तुम्हारा सौभाग्य है या दुर्भाग्य, क्योंकि मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। क्या? कि मेरी शादी पहले ही हो चुकी है। ये वैसा नहीं है जैसा आप सुन रहे हैं, आगे सुनिए जरा। जसवंत सिंह का ये कथन सुनकर उस नवपरिणीता के मुख पर कई तरह के भाव लहरने लगे, भाव बदल गए। आश्चर्य, विषाद और आक्रोश की रेखाएं उभरने लगी चेहरे पर। वो रेखाएं चेहरे पर उभर आईं और अपने स्वर में इन सारे भावों की अभिव्यक्ति करते हुए उसने प्रश्न किया, नवपरिणीता ने, क्या आपकी पहली पत्नी जिंदा है? हाँ है। वह इस समय मेरे साथ है। उसका और मेरा साथ कभी छूट नहीं सकता। ये कहते हुए जसवंत सिंह ने अपने कमर से लटकी हुई कटार खींचकर नववधू के सामने रख दी और बोला, मेरी कटार ही मेरी सहधर्मिणी है, सच्ची सहधर्मिणी है, और इसका साथ निभाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो फिर मेरी क्या स्थिति रहेगी? उस नवपरिणीता ने पूछा।
नववधु का ये अगला प्रश्न था, मेरी अब क्या स्थिति है। मेरा सहवास तुम्हें नहीं मिलेगा। वैसे तुम मेरे इस घर में रह सकती हो, मैं तो अपनी पूर्व परिणीता इस कटार के साथ ही रहूंगा, जहां भी जाऊंगा इसको साथ लेके जाऊंगा। यदि मेरा साथ नहीं निभा सकते थे तो मुझसे शादी क्यों की। पत्नी ने बोला, उस नई दुल्हन ने, ये तुम अपने पिता से पूछो। मेरी इच्छा ना होते हुए भी उन्होंने मेरे साथ तुम्हारी शादी कर दी। पत्नी फिर बोली सोच करके, आप क्षत्रिय हैं, हथियार रखना क्षत्रिय का धर्म होता है, आप इसको अपने साथ रख सकते हैं, इसमें भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। आपत्तिजनक स्थिति तो तब होगी जब आप मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे। हां, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग एक साथ नहीं रह सकेंगे। मैं एक क्रांतिकारी हूं और देश तथा धरती के दुश्मनों के साथ मुझे निरंतर लड़ते रहना है। मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है और मैं जा रहा हूं। ये कहते हुए जसवंत सिंह झटके के साथ मुड़ा और घर छोड़कर चल दिया। अपनी नव परिणीता के साथ उसकी ये पहली भेंट और लगभग अंतिम भेंट भी थी। अपनी पत्नी के साथ उसकी दूसरी भेंट उस समय हुई जब अपनी पत्नी की चिता भस्म अपने हाथों में लेकर अपने संकल्प को उसने फिर दोहराया। क्या कहा, तुम मुझसे अधिक सौभाग्यशाली रही हो, जो कि मुझसे पहले ही धरती माता की गोद में समा गई। वह दिन दूर नहीं जब मैं आपसे आकर मिलूंगा। जसवंत सिंह अब ये सारा बोलने के बाद ये किस्सा हो गया। कुछ देर के लिए ये लंबी घटना है कि उसके अंदर कुछ और करने का विचार था और तरीके से, तो उसने रेलवे विभाग में नौकरी भी कर ली थी। अब आगे की घटना है कि वो नौकरी कर रहा है। कहां? वे भूसावल में कैबिन मैन था। नौकरी करते हुए उसका क्रांति कार्य में भरपूर साथ दे रहे थे, सहयोग कर रहे थे देव नारायण तिवारी और दलपत राव। ये दो मित्र भी उसके इन क्रांतिकारी कार्यों में सहयोगी थे। ये तीनों मिलकर क्या कर रहे थे? क्रांतिकारी साहित्य के वितरण का कार्य कर रहे थे। ये सामग्री जसवंत सिंह के पास पहुंचती और वह उसे देवनारायण को सौंप देता और देवनारायण से ये सामग्री दलपत राव लेकर चुपके से उसका वितरण करता, जनता में क्रांति साहित्य पहुंचाकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भावनाएं भड़का रहा था। ये तीनों मित्रों का एक मंडल और दल कहिए, ग्रुप कहिए, काम बंटा हुआ था। हाँ, अंग्रेज सरकार को उसकी गुप्तचर व्यवस्था भी इन्हें ढूंढ नहीं पा रही थी। कुछ हो रहा है लेकिन कौन कर रहा है ये पता करने में अक्षम थी, नहीं पता लग पा रहा था, अक्षम सिद्ध हो रही थी। एक दिन
इन तीनों क्रांतिकारियों को सूचना मिली कि 21 जुलाई 1931 की रात को पंजाब मेल में लेफ्टिनेंट हैक्स नाम का एक अंग्रेज फौजी ऑफिसर यात्रा कर रहा होगा। उसके पास अच्छी क्वालिटी की बढ़िया राइफल होगी और बड़े योजनाबद्ध तरीके से उसे छीनना है, ये योजना बनने लगी। जसवंत सिंह ने नौकरी से कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ली और वह मित्रों के साथ खंडवा स्टेशन जा पहुंचा और तीनों ने मिलकर अखबार बांटने का काम तो वो कर ही रहे थे, पर अब तीनों ने मिलकर, इनके सामने लक्ष्य क्या था, वो राइफल छीनना। अफसर मिलते ही उसका कैसे राइफल छीनी जाएगी। तीनों क्रांतिकारी 23 जुलाई 1931 को खंडवा स्टेशन पर पहुंच गए। उन्होंने प्रथम श्रेणी के 3 टिकट खरीद लिए। जब पंजाब मेल खंडवा स्टेशन पर रुकी तो उन्होंने क्या देखा कि लेफ्टिनेंट हैक्स अपनी राइफल के साथ प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था। इस अंग्रेज ऑफिसर, एक और अंग्रेज ऑफिसर भी वहां यात्रा कर रहा था, उसका नाम उसी डिब्बे में, जो इसका नाम था पूरा, वो लेफ्टिनेंट G.R. हैक्स था, और जो दूसरा यात्रा कर रहा था उस डिब्बे में वो लेफ्टिनेंट शाहीन था। और वो श्रीमान जी लाहौर से पूना जाने के लिए सिग्नल स्कूल में उनको पहुंचना था, तो वो भी यात्रा कर रहे थे। इस डब्बे में एक जो अन्य अंग्रेज था उसका भी मैंने परिचय दे दिया, और हैक्स के साथ एक कुत्ता भी था। लेफ्टिनेंट शाहीन और ये लेफ्टिनेंट शाहीन जो था वो 28 फील्ड ब्रिगेड में लेफ्टिनेंट था, और वो भी लाहौर से पूना की यात्रा कर रहा था। अब लेफ्टिनेंट हैक्स के साथ, क्योंकि एक कुत्ता भी था, पर तीनों क्रांतिकारियों ने इस डिब्बे में देखा कि सारा कुछ सोच लिया, और बड़ी गहरी निद्रा में जब वो लोग थे तो दलपत राय पहले ही शाहीन के पास पहुंच गया। मेन लक्ष्य क्या था, वो राइफल और लेफ्टिनेंट G.R. हैक्स। जब ये ट्रेन डोंगर और खंडवा के बीच बड़ी द्रुत गति से दौड़ती जा रही थी, दोनों अंग्रेज अभी बस चिर निद्रा में सो रहे थे। इसी समय जसवंत सिंह और देवनारायण ने अपनी अपनी कटार लेफ्टिनेंट हैक्स को घोंप दी, और उधर दलपत राय शाहीन के पास था कि ये अगर खड़ा होगा तो इसको मैं यहीं दबोच लूंगा। हाँ, कुत्ता जोर से भौंकने लगा। कुत्ते की आवाज सुनकर दोनों, वो जिस पर 2-3 वार हो चुके थे, वो तो तभी पता चला उसको, ये सारा काम कुछ क्षणों के अंदर सब हो गया। और उधर शाहीन जब उसको बचाने के लिए लपका तो देवनारायण ने शाहीन को अपनी कटार से वार कर दिया, लेकिन शाहीन ने उस वार को पकड़ लिया। 1-2 वार तो खा लिए उसने। फिर दलपत राय के हाथ और जो कटार थी, दोनों की जोर आजमाई हुई। उस जोर आजमाई में कटार बीच में से टूट गई,
और इस बीच में क्या हुआ, वो तो बेहोश पड़ा था, जख्मी था, जख्मी तो ये भी हो गया था, लेकिन आंखें मिली तीनों के बीच में और एक ने कहा कि भाई लाइट नहीं थी रात को, ऑन नहीं के, रात को जब सोते हैं तो लाइट ऑफ ये करके ही सोते हैं, लेकिन उस समय लाइट ऑन की, देखें चेन कहाँ है, खींच कर चेन खींची, गाड़ी आहिस्ता हो गई, इससे पहले कि गाड़ी पूरी तरह से रुके तीनों ही उतरकर एक जंगल में पूरी तरह से विलीन हो गए, एक जंगल में पूरी तरह से आंखों से ओझल हो गए। हाँ, लेफ्टिनेंट हैक्स की राइफल साथ में ले गए, गंभीर रूप से घायल उन दोनों को छोड़कर। लेकिन यात्रा यहीं समाप्त नहीं होगी भाई, यहां तक तो हो गया। जिस अंग्रेज सरकार के खिलाफ वो युद्ध कर रहे थे, वो सरकार इतनी जल्दी सब कुछ भूलने वाली थी? उनके मान सम्मान के ऊपर इतनी बड़ी सेना और इतना बड़ा राज्य, और उसमें कुछ क्रांतिकारी इस तरह से करके निकल जाएं, उसके बाद क्या हुआ, किस किस को क्या क्या कीमत चुकानी पड़ी, किसका बलिदान कैसे हुआ, ये तीनों और भी कैसे बड़े युद्ध की तैयारी करने लगे, और भी कुछ लोग इनके साथ कैसे इस राह के ऊपर यात्रा अगली करते हैं, इसका वर्णन तो हम कल करेंगे। इन अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात नायक नायिकाओं को, क्रांतिवीर वीरांगनाओं को आपके साथ रखने का मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।